गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 11 जुलाई 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर से हम जो आर्टिकल होंगे उनको देखेंगे। पहली बात तो करंट अफेयर के नज़रिए से कि कैसे हमारे यूपीएससी के सिलेबस में वो करंट अफेयर से रिलेवेंट है। दूसरा, जो न्यूज़पेपर में नहीं होता है उसके पीछे का बैकग्राउंड, उसका स्टैटिक क्या होता है, तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तीसरी बात यही है कि सुबह सुबह 5 बजे आप लोगों को जो है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाता है, सो दैट आप जो एक मेजर पोर्शन है आपकी प्रिपरेशन का करंट अफेयर उसको सुबह सुबह पहले ही कंप्लीट करके रख दें। उसके बाद अपने स्टैटिक को पढ़ने से आपका जो डे होगा 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 12 घंटे, जितने घंटे भी आपको सूटेबल लगता है, आप आराम से पढ़ पाएंगे, अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए टारगेट रखा हुआ है कि मिनिमम 20 नंबर जो होंगे वो केवल और केवल न्यूज़पेपर पढ़ने से ही मैं आप लोगों को दिलवाऊंगी प्रीलिम्स 2025 में। अब उसके लिए मिनिमम 300-400 करंट अफेयर के तो जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर रिवाइज करने पड़ेंगे, और 300-400 तो हम डेली बेसिस पे ही कर लेंगे ना, कि रोज़ का एक सवाल है। इसके अलावा हर संडे भी आप लोगों से लगभग 15 जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, उनका टेस्ट लिया जाता है। तो वीकली भी हम क्या कर रहे हैं कि 20 से 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं करंट अफेयर को जिनको करते हुए चल रहे हैं। इस हिसाब से हम देखें तो ऑलमोस्ट 45 वीक अभी बाकी हैं, हफ्ते बाकी हैं प्रीलिम्स 2025 के अंदर। और 45 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 1000 जो MCQs हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं बिफोर प्रीलिम्स 2025। और वो 1000 MCQ केवल और केवल आपके करंट अफेयर से होने वाले, न्यूज़पेपर से होने वाले हैं। हम न्यूज़पेपर में 10 से 15 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से आते हैं प्रीलिम्स 2025 के अंदर भी, या पहले भी जो प्रीलिम्स हुए हैं। तो आराम से अगर आप 1000 सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप 10 में से 8 या 9 सवालों को क्या कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर प्रीलिम्स के अंदर। तो उसी लिहाज से चलिए अब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की बता दीजिए। कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिजिटल भारत निधि के बारे में, और ऐसे ही मैं डेली करती हूँ, जो क्वेश्चन लाती हूँ वो आप लोगों को पहले दिन पढ़ाया जाता है, और ऐसे छोटा मोटा करके ऐसे ही निकल नहीं जाते हैं, डिटेल में पढ़ाया जाता है। आप लोग कितने ध्यान से न्यूज़पेपर को सुन रहे हैं। चलिए, आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉलेज क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती होंगी, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी स्कूल से बाहर आए, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने की उतनी हैबिट नहीं है, या उनको आता नहीं है कि हम पढ़े तो पढ़े कैसे। तो आप सभी की इन सारी फाउंडेशंस को दूर रखने के लिए मैं एनालिसिस लेकर आ गई हूँ। लेकिन अब बहुत ही अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी से आपको इसको बैठकर सुनना जो है वो आपका काम हो जाता है, और उसी का ये टेस्ट होता है। अगर आप डेली के क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, दैट मीन्स सीधी सीधी यही बात है कि आप ध्यान से एक जगह पर बैठकर न्यूज़पेपर के एनालिसिस को नहीं सुन रहे हैं। और न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस आप ऑब्वियसली प्रीलिम्स में तो देख ही सकते हैं कि मिनिमम 20 से 25 मार्क्स आपको न्यूज़पेपर दिलवा सकता है, जबकि कट ऑफ जो होती है वो हम देखते हैं 90 से 110 मार्क्स के बीच में ही लगती है। तो इतने में से काफ़ी, ऑलमोस्ट हम बोलें तो 25% जो मार्क्स हैं वो न्यूज़पेपर की वजह से आपको मिल सकते हैं। दूसरी बात, मेंस में भी हम देखेंगे तो मेंस के जो आपके पेपर होते हैं उसमें से 70 से 80% जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक के साथ मिलाकर करंट अफेयर बेस्ड ही होते हैं। खासकर आपका इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे, ज्योग्राफी वगैरह, ये सभी के सभी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी जीएस पेपर 2 के अंदर। तो इसी वजह से इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको हल्के में तो नहीं ले सकते हो, राइट। मैं आप लोगों के साथ में जो नोट्स हैं वो भी शेयर करती हूँ, तो नोट्स वगैरह को भी आप एक बार सोने से पहले ज़रूर रिवाइज कर लिया करें। सुबह सुबह न्यूज़पेपर की वीडियो देखा करें, और जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, उनको रात को आप आराम से पढ़ा करें, ठीक है। उसके बाद आपकी जो न्यूज़पेपर की और करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और सडनली 6-7 महीनों के बाद में आप देखेंगे कि अब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतर तरीके से आती है, और आपके सवाल भी जो गलत है वो होने बंद हो जाएंगे। चलिए फ़िलहाल क्वेश्चन के ऊपर आती हैं। सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान आप लोगों को दे दिया है, लेकिन आई होप कि बहुत सारे बच्चों की ये जो क्वेश्चंस थे, कमेंट वगैरह जो एक दो बच्चे कर रहे थे, तो उनका क्या होगा, काफ़ी सारे सवाल जो है उनके ऑटोमेटिकली अब आंसर्ड हो गए होंगे। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्वेश्चन से। क्वेश्चन पूछता है डिजिटल भारत निधि के बारे में, जो कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को रिप्लेस करने वाला है। ये एक ऐसा फंड होता था जो कि यहाँ पर चार्ज किया जाता था AGR से, जो कि टेलीकॉम कंपनीज थी। AGR क्या है? एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। अब ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है आप लोगों को बतानी है। दूसरी स्टेटमेंट हम देखते हैं,
भारत निधि विल फर्स्ट बी क्रेडिटेड टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो यहाँ से पैसा आएगा उसको सबसे पहले सीपीआई के अंदर डाला जाएगा और फिर उसका इस्तेमाल होगा जो टेलीकॉम नेटवर्क है रिमोट और रूरल एरियाज़ के अंदर, वहाँ पर उसको एक्सपेंड करने के लिए। जल्दी से आंसर बता दीजिए। कल अगर आपने न्यूज़ ध्यान से सुनी है तो बहुत ईजी क्वेश्चन ये है, आप आराम से इसको कर पाएंगे। आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन डी। वाई ऑप्शन डी? क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले यहाँ पर जो पैसा लिया जाता था इसी काम के लिए कि आपको रूरल एरियाज़ में जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करना चाहती हैं टेलीकम्युनिकेशन का। वाई? क्योंकि वहाँ पर जो मार्केट है यानी डिमांड जो है वो थोड़ी कम है, उनके लिए सप्लाई भी अगर वो ज़्यादा करेंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा, हो सकता है कस्टमर उतने ना बने, तो ये सभी रीजंस है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती थी कि इनके ऊपर 5% का यहाँ पर AGR लगाते थे कि इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे क्योंकि हम आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर यहाँ पर अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। इससे अब गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ परसेंट अपने पास से मिलाकर तो सरकारी जो कंपनी होती है उनके थ्रू गाँव के एरिया या रिमोट एरिया जो शहरों के थोड़े यानी कि जो बिल्कुल टेरिटरी के ऊपर एरियाज़ होते हैं उनके अंदर क्या करना था, यहाँ पर नेटवर्क का एक्सपेंशन करना था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी करेक्ट हो जाती है। फ़िलहाल वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि PPT वगैरह आपको चाहिए हो जो आप फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, या फिर आपको PDF चाहिए हो जो नोट्स वगैरह का, जैसे कि न्यूज़पेपर के आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो डायरेक्टली टेलीग्राम के ऊपर जाकर क्या कर सकते हैं, UPSC स्प्रिंटर 21 के नाम से सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब हम देखते हैं पेज नंबर 1 के साथ में। देखिए दोनों ही न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल आए हुए थे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो थे वो मैं आपके लिए यहाँ पर इकट्ठा करके लेकर आई हूँ रशिया और इंडिया के रिलेशंस के बारे में। अब रशिया और इंडिया का हमें पता है एक एनुअल समिट हो रहा है, राइट। पिछले 4-5 दिन से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। एटलीस्ट हर एक न्यूज़पेपर के अंदर एक बार हमने डिस्कस जरूर किया है। मैंने एक बार तो 7 जुलाई या 6 जुलाई की जो वीडियो थी आप लोगों के लिए, उसके अंदर तो पूरा का पूरा क्या हिस्ट्री रही है इंडिया रशिया के रिलेशंस की और कैसे हमारे लिए सिग्निफिकेंट हो जाते हैं ये रिश्ते, क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। बेसिकली GS पेपर 2 के अंदर जो IR का आपका पोर्शन है उसमें इंडिया रशिया के रिलेशंस को मैंने पूरा कवर आपका करवाया था। आज हम थोड़ा ज़्यादा डीप ना जाते हुए थोड़ा मीडियमली डेप्थ जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग की रखेंगे, रिवाइज भी करेंगे कि कैसे हमारे रिलेशन शुरू हुए और जो ये आर्टिकल्स बोल रहे हैं दोनों न्यूज़पेपर में, इन सभी आर्टिकल्स को भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अभी गए हुए थे 2 दिन का एनुअल समिट के लिए, इनको दिया गया है रशिया की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो उनका होता है उसका नाम है यहाँ पर सेंट एंड्रू, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू। ये जो आप हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके गले के अंदर एक माला देख पा रहे हैं, यही उस अवार्ड का क्या है, प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो अवार्ड है। इसके अलावा एक बैज भी दिया जाता है जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पर लगाया गया है। तो ये अवार्ड क्या है, ये रिश्ते क्या हैं और क्या क्या बातें हुई हैं, चलिए ज़रा इसको थोड़ा ईजी करके समझते हैं। बहुत ज़्यादा आर्टिकल नहीं हो गया कि बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। इसके लिए एक इजी वे क्या है कि मैं जो न्यूज़पेपर के नोट्स आप लोगों को शेयर करती हूँ उसी में मैंने इसको काफ़ी टाइमलाइन के थ्रू बना दिया है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया के और रशिया के रिलेशनशिप स्टार्ट कब हुए। तो सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1947 में ही हो चुकी थी। 1947 में ही हमारे रिश्ते बन गए थे। फिर 1971 के अंदर जहाँ इंडो पाकिस्तान का यहाँ पर वॉर हो रहा था, दोनों कंट्री लड़ रही थी। क्यों लड़ रही थी? क्योंकि बांग्लादेश जो था वो बांग्लादेश बनना चाहता था। पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो उस युद्ध के अंदर इंडिया जो है वो बांग्लादेश का या फिर ईस्ट पाकिस्तान का क्या कर रहा था, साथ दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। इसी वजह से दोनों देशों के बीच में लड़ाई हुई। पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका बीच में आ गया, कूद पड़ा, और हमारा साथ जो दिया वो दिया रशिया ने, और जिस वजह से अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया। तो रशिया बिल्कुल क्या हो गया कि सामने आकर खड़ा हो गया कि देखिए आप अटैक तो नहीं कर सकते, अगर करोगे तो फिर ये जो लड़ाई है वो रशिया के साथ भी लड़नी होगी। तो ये सब कुछ हुआ। फिर 1975 के अंदर इंडिया ने पहली अपनी सैटेलाइट जो कि आर्यभट्टा थी उसको लॉन्च किया, सोवियत लॉन्च व्हीकल सयूज से। तो यहाँ से हमारी जो स्पेस के साथ में रिश्ते हैं वो भी थोड़े गहरे होने लगे। 1988 आते आते हमारा एक जो कुंडकुलम नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट अग्रीमेंट है वो होता है। कुंडकुलम के अंदर हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, थर्ड जो हमारा
फेज़ है न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। ये जो पूरा मॉडल बनाया गया था डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के द्वारा, और वो इसको बना के गए थे कि इंडिया को कैसे यहाँ पर अपने आप को न्यूक्लियर एनर्जी के रिल्म के अंदर कैसे करना है, पावरफुल बनाना है। तो उसी के प्रोजेक्ट पे शुरुआत इंडिया और रशिया मिलकर करता है। 1993 के अंदर हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन होती है। तो फ्रेंडशिप यानी दोस्ती की, और कोऑपरेट यानी कि एक साथ मिलकर हम काम करेंगे, वो हम एक ट्रीटी यहाँ पर साइन करते हैं। 2000 के अंदर हम देखते हैं कि डिक्लेरेशन हो जाता है इंडिया रशिया की जो पार्टनरशिप है एनुअल समिट्स के लिए। तो जो पहला एनुअल समिट हुआ था, 22वां एनुअल समिट हो रहा है, यानी हर साल। एनुअल क्या होता है? हर साल। समिट यानी कि दोनों देश के जो लीडर्स हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। 22वां क्यों हो रहा है? 2024 में 24वां होना चाहिए, क्योंकि 2021 को हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर 21वां एनुअल समिट हुआ था, और उसके जैसे ही बाद में कोविड भी आ गया और यूक्रेन एंड रशिया के जो युद्ध हैं वो भी हो गए। तो इसी वजह से 2 साल हमारे जो एनुअल समिट्स उनको स्किप किया गया, और अब हमारा 2024 के अंदर हम देख रहे हैं 22nd एनुअल समिट हो रहा है, जिसी के अंदर पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू के जो यहाँ पर अवार्ड है उससे नवाजा गया है। फिर हम देखते हैं 2010 में, 2010 के अंदर हमारी जो ट्रीटी थी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन की, उसको बढ़ाकर यहाँ पर स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया गया। यानी कि दोनों ही कंट्री के लिए स्पेशल और प्रिविलेज, आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद रसिया चाइना को ना दे, किसी और कंट्री को ना दे, लेकिन सिर्फ इंडिया को दे। तो ये प्रिविलेज होता है कि आपको एक चीज़ प्रिविलेज में मिल रही है। 2021 में हम देखते हैं कि पहली इंडिया और रशिया की 2+2 की मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है, यानी 2 मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है रशिया से वो आते हैं इंडिया के अंदर, और 2 मिनिस्टर हमारे यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं क्या क्या और दोनों ही के रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए कंट्रीज़ में किया जा सकता है। तो ये होता है, और 2024 में फाइनली हमारा 22nd एनुअल समिट हो रहा है। अब इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को कुछ और बताऊं, तो इंडिया के और रशिया के रिलेशनशिप जो है वो एक्चुअली में इतने सिग्निफिकेंट क्यों हो जाते हैं, चलिए ज़रा इसको समझते हैं। वाई सो सिग्निफिकेंट, वाई सो सिग्निफिकेंट के क्वेश्चन पे जब आप आएंगे तो समझेंगे कि एक तो ये जो हम देख पा रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पर टाइमलाइन, इसी से हमें कई बातें समझ में आ रही है कि ठीक है हमारे साथ में अच्छा खासा साथ रहा है, दोनों ही कंट्री एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देती हैं। लेकिन इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? आखिर में हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें तो उसी लिहाज से सोचना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रशिया के लिए भी ज़रूरी होता होगा, लेकिन वो मेंस के आंसर की तैयारी अभी ना करते हुए हम इंडिया की तरफ से देखेंगे। तो इंडिया की तरफ से देखेंगे तो इसके पीछे हम देखेंगे 4 रीजंस को। क्या क्या 4 रीजंस हो सकते हैं, चलिए ज़रा एक बार उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, वाई सो सिग्निफिकेंट, ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो वाई सो सिग्निफिकेंट जब यहाँ पर आ जाता है तो हम यहाँ पर 4 बिहाव से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। वैसे तो एक जो पैटर्न था वो मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था कि कैसे डिफेंस के ऊपर दोनों ही कंट्रीज़ ने अग्रीमेंट साइन किए हैं, यानी रिन्यू किए हैं। पहले भी वो अग्रीमेंट थे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन उनको रिन्यू कर दिया गया है। इसी में देखिए तो एनर्जी के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एटलीस्ट इंडिया की साइड से। क्यों हो जाता है इंडिया की साइड से? क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी काफ़ी मिलती है। अब रशिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहाँ पर नेचुरल गैस का रिजर्व अपने पास में रखता है। जिसके पास नेचुरल गैस का रिजर्व इतना ज़्यादा है तो सीधी सी बात है इंडिया के साथ में इतनी अच्छी दोस्ती है, तो हमें क्या मिलेगा? इसकी वजह से यहाँ पर हमें भी क्या होगा? फ़ायदा होगा। हम चाहें तो एनर्जी वहाँ से ले सकते हैं। इवेंचुअली अगर आप ऑयल देखेंगे, तेल, अब जब ये युद्ध हो रहा था तो रशिया ने क्या किया? हमें बहुत ही अच्छे लेवल पे जाके हमारी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए डिस्काउंट करके तेल लिया, तो हमारे लिए तो वो बहुत अच्छा था। रशिया के ऊपर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दोस्ती के लिए करा था, नहीं, सैंक्शंस लगे हुए थे, दूसरी कंट्री यूरोप वगैरह में उसका तेल खरीद नहीं सकते थे, तो हमने बहुत अपना जो ट्रेड है वो इससे बढ़ाया। दूसरी अगर पैटर्न को किसी को देखें तो हम देख सकते हैं इकोनॉमिक पैटर्न के ऊपर। अब इकोनॉमी में क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि देखिए, अब एक आर्टिकल अगर आप पीछे जाकर वीडियो में देखेंगे तो यही कह रहा था कि बायलैटरल ट्रेड का दोनों ही कंट्री ने टारगेट किया है कि 2030 तक 100 बिलियन तक पहुँचाना है, और डॉलर 100 बिलियन तक पहुँचाना है। काफ़ी बड़ी ये बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आज मैं आपको आज के ट्रेड की बताऊँ तो 2023-24 का जो ट्रेड है वो हमारा लगभग यहाँ पर USD
45 बिलियन हो चुका है। तो यूएस डॉलर 45 बिलियन तक ये है। मोस्टली इसमें हम देखेंगे कि एनर्जी से रिलेटेड ही जो हमारा ट्रेड है वो हो रहा है। अब ये टारगेट रख दिया है दोनों ही कंट्रीज़ ने कि 2030 तक हम इसको डॉलर यहाँ पर 100 बिलियन तक लेकर जाएंगे। अब लेकर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा ट्रेड हम ही ले रहे हैं, यानी कि सारा व्यापार जो है रशिया से हम ही कर रहे हैं, सारी इंपोर्ट हम करवा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। 100 बिलियन में से हो सकता है कि 55 बिलियन का सामान हम ही भेज रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा इंडिया को। अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड चीज़ें, और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाती है जियो पॉलिटिक्स को बैलेंस करना। अब जियो पॉलिटिक्स क्या होती है? जियो पॉलिटिक्स यही है कि इंटरनेशनल जो अरीना है उसके अंदर आप जोग्राफिकल जो पॉलिटिक्स हो रही हैं उसको कैसे बैलेंस करेंगे। पर हमें क्यों बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ गई है, ये भी तो सवाल है ना। रीज़न बिहाइंड दैट, क्या कारण हो जाता है? रीज़न है चाइना का अग्रेशन। चाइना इतना ज़्यादा अग्रेशन हमें दिखा रहा है लद्दाख के ऊपर। अगर आप लोग देखेंगे तो लद्दाख के ऊपर स्टैंड ऑफ चल रहा है। अगर इंडिया का कोई साथ ना दे तो चाइना भी तो बिल्कुल आराम से हमारे साथ लड़ाई करके जीत सकता है ना। ऐसा नहीं कहूँगी कि इसमें अपनी कंट्री को आप थोड़ा कम दिखा रहे हैं, नहीं, लेकिन देखिए दोनों ही कंट्रीज़ की आर्मी अच्छी है। इससे नुकसान भी तो बहुत ज़्यादा होगा ना। वो टेरिटरी पे पहले कब्जा कर चुका है। फिर दूसरी बात ये है कि आप क्या कर रहे हो, अब उसके साथ लड़ रहे हो। यहाँ से इंडिया का भी नुकसान हो रहा है, वहाँ से चाइना का भी हो रहा है। और चाइना है उसके पास में, उसकी जो हम देखेंगे तो अभी वो 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है और इंडिया फिलहाल में 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है आज के समय में। तो हमसे 2 से 3 गुना ज़्यादा तो उसकी इकोनॉमिक पावर है। हम हो सकता है कि रिस्ट्रेन कर दे, हमारे जो लोग हैं उनको यहाँ पर तकलीफ हो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू चाइना। अब उसके लिए चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए रशिया के साथ में अच्छी दोस्ती है। अब रशिया की अच्छी दोस्ती चाइना के साथ में भी है, लेकिन स्टिल क्योंकि रशिया हमारे साथ में खड़ा होगा तो हमें क्या लगता है इस चीज़ से कि ये जो बैलेंस है वो पावर का बना रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि रशिया और चाइना सिर्फ एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इतना लंबा बॉर्डर एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और इंडिया जो है वो एक दब्बू कंट्री की तरह बनकर रह जाए, तो वो ना हो, तो बैलेंस रहता है। दूसरा अगर देखें तो इसी में हम देखेंगे मल्टीपोलरिज्म को। मल्टीपोलरिज्म क्या है कि देखिए ऐसा माना जाता है यूनिपोलर वर्ल्ड है। अब रशिया को ये बात बहुत ही ज़्यादा खटकती है कि अमेरिका एज ए सुपर पावर कैसे हो गया। हम भी तो सोवियत यूनियन रह चुके हैं, हम भी तो जो है सुपर पावर है यूरोप। देखिए प्रॉब्लम ये है ना ज़्यादा, अगर मैं आपको बताऊँ तो रशिया की जब हिस्ट्री में जाएंगे तो रशिया को ऐसा बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री की तरफ ना देखने का कारण ये बना दिया गया कि उसको यूरोप में माना ही नहीं, उसको एक बहुत लार्जर कंट्री का दर्जा नहीं दिया। रशिया को ये बात हमेशा से ही प्रॉब्लमेटिक लगती रही। इसी वजह से रशिया ने मल्टीपोलरिज्म जो है उस कंसेप्ट को जगाया जिसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पर एक सुपर पावर ना हो के अलग अलग सुपर पावर हैं। एक ही क्यों हो, यूएसए ने ही ऐसा क्या उखाड़ लिया है, ठीक है उसकी इकोनॉमी होगी थोड़ी ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे पास जो है वो पावर नहीं है, हमें नहीं जाना जाए इंटरनेशनल अरीना के ऊपर। ये चीज़ें हैं। तो इंडिया जो है वो भी एक्चुअली में मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। इसका क्या मतलब है कि ठीक है यूएसए स्ट्रॉन्ग है, रशिया स्ट्रॉन्ग है, चाइना स्ट्रॉन्ग है, इधर से जर्मनी यूरोप में स्ट्रॉन्ग है, इधर इंडिया भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया भी अपने आप को एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ दिखा रहा है कि ग्लोबल साउथ जब आप 0 डिग्री इक्वेटर से नीचे जाएंगे और थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्री जो है उसका लीडर बन के जो इंडिया है वो सामने आ रहा है। तो ये अगेन हमारा जो मल्टीपोलर अप्रोच है उसको दिखा रहा है। इसी में अगर मैं आपको फोर्थ बताऊं तो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। क्यों है सबसे इम्पोर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर है डिफेंस की बात। आज हम लोग काफ़ी इंडिजीनियस बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से इंडिजीनियस थे नहीं। अगर हमेशा से इंडिजीनियस ही नहीं थे तो क्या थे? देखिए बहुत सारा जो हमारा डिफेंस है वो एक्चुअली में हमने किससे लिया है? रशिया से लिया है, ठीक है। उसमें इक्विपमेंट भी हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की तरफ से देखा जाए तो हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, तो रशियन टैंक्स की बात करते हैं। टैंक हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्मी का, राइट, एक अभिन्न भाग की तरह भी हम देख सकते हैं। तो रशियन अगर टैंक्स की बात करें तो देखिए रशिया से हम टैंक नंबर 72 को इस्तेमाल करते हैं, टैंक 90S का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एयरक्राफ्ट्स में भी क्या क्या इस्तेमाल होता है, चलिए उसको भी समझते हैं। एयरक्राफ्ट्स में भी अगर मैं आपको बताऊँ तो हम लोग क्या क्या करते हैं, MiG-21 ये हमारे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। फिर इसी में Su-30, MiG-29, तो ये एयरक्राफ्ट है। और बहुत ही रिसेंटली मैंने आप लोगों को ब्रह्मोस के बारे में पढ़ाया था।
तो ब्रह्मोस जो हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है वो भी इंडिया प्लस यहाँ पर रशिया दोनों का ही जॉइंट वेंचर है। तो ये भी हमें दिखाता है कि डिफेंस के मामले में भी जो रशिया है उसने अच्छा खासा हम लोगों का साथ दिया है, सपोर्ट किया है, और इन्हीं कारणों से जो रशिया है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द हाई सी ट्रीटी। अब ये आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि सीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर ओशन की बात हो रही है, राइट। तो हाई सी ट्रीटी जो है इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। और ये क्यों पढ़ना है, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली ये बताया है कि हम एक तो ये जो ट्रीटी हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे, एक तो इसको साइन करने वाले हैं, दूसरा यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि इसको रेटिफाई भी कर देंगे। अब रेटिफाई और साइन करने में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको समझाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम यही देखते हैं कि एक्चुअली के अंदर में ये ट्रीटी क्या बोलती है। ओशंस के बारे में जो ट्रीटी है क्यों बनाई जा रही है, क्या इससे अलग भी कोई ट्रीटी है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ओशंस पे काम करती है? अगर है तो फिर इस ट्रीटी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इस संधि की ज़रूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ रही हैं? इम्पोर्टेंस अगर मैं आपको बताऊं तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर। क्यों हो जाता है? वैसे तो जीएस पेपर 2 में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 2 में हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बन रही है वो आपकी पूछी जाती है। जीएस पेपर 3 में अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट का जो पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि एनवायरनमेंट में भी ये क्यों इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। देखिए, बात की जा रही है हाई सी ट्रीटी के बारे में। अब ये जो ट्रीटी है एक्चुअली के अंदर में ये ट्रीटी यहाँ पर ऑलरेडी 91 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने साइन किया हुआ है इसको। तो वर्ल्ड के अंदर हम देखेंगे टोटल 205 कंट्रीज़ हैं। यूएन जो है वो ऑलमोस्ट 195 कंट्रीज़ को यानी यूनाइटेड नेशंस अपने अंदर रखता है। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनको कुछ देश मानते हैं, कुछ देश नहीं मानते हैं, वो अलग बात है। इनमें से 8 कंट्री ऐसी है जिन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाई भी कर दिया है। अब ये स्टेटमेंट्स या ये वर्ड ऐसे हो सकते हैं जो आप पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इनका मतलब नहीं जानेंगे। और मैं क्योंकि बहुत बेसिक से पढ़ाना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे शब्दों को भी आप समझें। तो देखिए, कंट्रीज़ जब किसी चीज़ को साइन करती हैं, किसी ट्रीटी के ऊपर अपने आप को सम्मिलित करती हैं उसमें, तो उसका मतलब होता है कि हमने ठीक है, हम इस ट्रीटी को आगे कभी मानेंगे। रेटिफाई का मतलब होता है कि लीगल तरीके से हमने क्या कर लिया है, अब इसको अडॉप्ट कर लिया है। अब इसका अगर मैं आपको उदाहरण दूँ तो आप मान लीजिए कि कोई कंट्री है, हमने क्या किया, कोई बिल बना दिया है। बिल बना दिया है तो बिल बनाने में अभी तक वो बहुत पास करके हमने उसको किया नहीं है। फॉर एग्जांपल वुमन या गर्ल्स की जो एज थी मैरिज की, उसको 21 ईयर्स के लिए बढ़ाना चाह रहे थे, 18 से 21 करना चाह रहे थे। अभी तक वो बिल पास नहीं हुआ है। पास नहीं हुआ है तो मतलब एक्ट नहीं बना है। पॉलिटी पढ़ी है तो इतना समझ में आ रहा है कि बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है। अब यहाँ पर वैसा ही कुछ काम है कि आपने साइन कर दिया है, लेकिन अगर रेटिफाई नहीं किया है तो इसका मतलब आपने लीगल तरीके से अपनी कंट्री में उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू नहीं किया है। ट्रीटी क्या कहती है वो आपने काम करना शुरू नहीं किया, बस आप उसके भागीदार बन गए हो साइन करके, राइट। अब दोनों का मतलब समझ में आया। अब हम समझते हैं ट्रीटी क्या कहती है। ट्रीटी को हम यहाँ पर HST करके भी बोल सकते हैं, राइट। इसके कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि ट्रीटी एक्चुअली में चाहती क्या है, राइट। क्योंकि ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य समझ में आएंगे तभी हम समझेंगे कि ट्रीटी किस लिए की जा रही है। उद्देश्य यहाँ पर है मेनली 4। पहला क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य जो है वो है यहाँ पर कि हमारा जो मरीन इकोलॉजी होता है, मरीन यानी कि समुद्री, तो मरीन की जो इकोलॉजी है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक बात है, तो बहुत अच्छी बात है। हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं। यानी मरीन इकोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम भी होगा। इकोलॉजी के अंदर आता क्या है, इकोलॉजी के अंदर मछलियाँ हैं, फिर कुछ पेड़ पौधे हैं, तो वो पूरा का पूरा जो वातावरण होता है और उसके साथ के अंदर में उसके सराउंडिंग जो होती है और वो सब एक साथ आते हैं, उसको इकोलॉजी बोला जाता है। दूसरी चीज़ अगर मैं इसकी बताऊं तो दूसरा इसका ये है कि यहाँ पर इक्विटेबल रूप से शेयर करना है। किस चीज़ को शेयर करना है? मरीन के रिसोर्सेज को। यानी कि शेयरिंग जो होनी चाहिए वो इक्विटेबल होनी चाहिए, बराबरी से शेयर होना चाहिए। तो किस किस में शेयर होगा ये हम देखेंगे कि शेयर जो होगा वो अलग अलग देशों के बीच में होगा। जो जो यहाँ पर साइन कर रहे हैं उन्हीं के साथ में शेयरिंग देखी जाएगी। तीसरा अगर इसका उद्देश्य बताऊं तो ये है कि यहाँ पर एनवायरनमेंट
इम्पैक्ट असेसमेंट को बनाना है। अगर आप लोगों ने एनवायरनमेंट को नहीं पढ़ा है तो आप इसको नहीं समझ पाएंगे। जिनको समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं आया है मैं उनको थोड़ी देर में अभी समझाती हूँ। फोर्थ यहाँ पर क्या करना है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। अच्छे से आपको क्या करना है, यहाँ पर ठीक तरीके से काम हो सके वो करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए इसके रिगार्डिंग में जो भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। प्लस यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी ओशन से रिलेटेड उनको शेयर करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अभी तक बनाया नहीं है। तो ये इसके 4 उद्देश्य हैं। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि आपको असेसमेंट यानी आप किसी चीज़ की जांच कर रहे हो। अब कैसे जांच करोगे, 5 से 6 प्रकार का ये होता है, मतलब इसका प्रोसेस है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर करना चाह रहे हो तो आप पहले बताओगे कि इससे एक्चुअली के अंदर में एनवायरनमेंट के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई समुद्र के किसी भाग से तेल निकालना चाह रहा है, कोई कंट्री है, वहाँ से अब आप EIA अगर बनवाओगे तो उससे पता लगेगा कि आप जो ये काम करना चाहते हो इससे जो वातावरण है या समुद्र की जो इकोलॉजी होगी उस पर कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो कितना अच्छा होगा, वो कितना बुरा होगा। इम्पैक्ट है, प्रभाव है, ठीक है। अब आप इसको आराम से समझ गए होंगे। ये 4 इसके उद्देश्य हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ गई है कि ये पूरी की पूरी जो ट्रीटी है एक्चुअली के अंदर में किसी न किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहती है। अब सवाल उठता है कि ये हाई सी को प्रोटेक्ट करना चाहती है और उसकी इकोलॉजी को, लेकिन ये हाई सी होते क्या हैं? देखिए, हाई सी का सीधा सीधा मतलब होता है ऐसा समुंदर जो किसी भी कंट्री के टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर से या उसके जुरिडिक्शन से बाहर है। यानी कि ये कौन सा समुंदर है? इंटरनेशनल सी है। क्या कुछ ऐसे भी सी होते हैं यहाँ पर जो आपके किसी कंट्री के अंदर आते हैं? ऑब्वियसली आते हैं। आप लोगों ने समझा होगा कि हमारी जो बिल्कुल हमारा इनलैंड होता है कि इसके ऊपर तो कोई भी कंट्री कुछ अधिकार जमा ही नहीं सकती, वहाँ से हम चाहे कुछ भी करें, वो होता है 25 नॉटिकल माइल्स तक का। उसके बाद हम दूसरे को देखते हैं जो कि होता है यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल का, और ये जो होता है ये इसको बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है इसमें जो कंट्री है जिसकी कोस्ट लाइन से, जहाँ पर कोस्ट लाइन आप समझ पा रहे होंगे कोस्ट लाइन क्या होती है, तो कोस्ट लाइन से जो 200 किलोमीटर दूर तक का यहाँ पर 200 नॉटिकल माइल, क्योंकि समुद्र के अंदर नॉटिकल माइल्स के रूप में मापा जाता है, किलोमीटर में ये अप्रोक्सीमेटली 307 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो दूर का एरिया वो किसी कंट्री के अंडर आएगा, वो उसको कैसे भी संभाले कैसे भी बचाए, ठीक है। अब ये जो इंटरनेशनल सी है ये एक्चुअली के अंदर में अगर हम देखें, जब हर कंट्री के इस नॉटिकल माइल्स को 200 या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को हम हटा देते हैं तो वर्ल्ड में सभी के पास में अप्रोक्सीमेटली 61% जो ओशन है वो बच जाता है एज ए इंटरनेशनल ओशन या फिर हाई सी जिसको बोला जाता है। हाई सी का मतलब यही हो गया कि अब इसमें कोई भी कंट्री अपने शिप को लेकर आए, कोई रिसर्च करना चाहता, कुछ भी करे, उसमें दूसरी कंट्री इसके ऊपर जो विवाद है वो खड़ा नहीं कर सकती। यानी कि ये कॉमन है, सबके लिए है, ठीक है। तो लगभग 61% जितने भी ओशन हमारे हैं वर्ल्ड के अंदर वो आते हैं हाई सी के अंदर। अब यहाँ पर हाई सी ट्रीटी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आप ऑब्वियसली अपना जो कंट्री का समुद्र का एरिया उसको तो आप ठीक रखोगे, क्योंकि आपको वहाँ से प्रॉफिट भी चाहिए, आपको वहाँ से इकोलॉजी भी चाहिए, आपको फिशिंग भी चाहिए, पता नहीं आपको क्या क्या करना है, राइट। लेकिन बाहर जो चीज़ कॉमन है, सबके लिए है, सार्वजनिक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी को मिलके काम करना पड़ेगा। कोई एक देश तो उसके लिए काम करेगा नहीं। इसी वजह से इंटरनेशनल ट्रीटी हो रही है। दूसरी बात कि यहाँ पर क्या आज तक ऐसा कोई कानून ही नहीं बना था कि पहली बार, अभी तक तो ये रेटिफाई भी नहीं हुई है, 8 ही कंट्रीज़ को मान रही है मतलब, तो अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बना था? ऐसा नहीं है। देखिए 1982 के अंदर ही यहाँ पर कानून जो था वो ओशंस के ऊपर पहले भी बन चुका था। अब ये कौन सा कानून था ये हम देखेंगे UN क्लॉज के नाम से। UN क्लॉज का क्या मतलब है? UN आप जहाँ पर भी लिखा देखेंगे उसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। सी से यहाँ पर बनता है कन्वेंशन, यानी कि कोई काम किया जा रहा है। ऑफ लॉ ऑफ सी, यानी कि समुद्र के यहाँ पर कानूनों की बात की जा रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है ये 1982 में आ गया था और इसमें सारे समुद्र आते हैं, कानून इसके अंदर है। किस किस के हैं इसमें? इंटरनेशनल ओशन के भी है या फिर इनलैंड ओशन होते हैं और हाई सी, इस सभी के ऊपर कानून बनाता है किसको कैसे काम करना है। लेकिन
अब हाई सी ट्रीटी को क्यों लाना पड़ रहा है इसके होते हुए? इसका लाने का यही कारण है कि जब इंटरनेशनल ओशंस की बात हो रही है, हाई सी की बात होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो यूएन क्लॉज है इसने कानून बनाए तो हैं, लेकिन उनको अचीव कैसे करना है उसके बारे में नहीं बताया है। इसी वजह से ये नया जो हाई सी ट्रीटी है ये कंट्रीज़ को करनी पड़ रही है। अब देखिए एक और मैं आपको फैक्ट बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जो 91 कंट्रीज़ है उन्होंने साइन किया हुआ है, 8 कंट्रीज़ इसको रेटिफाई करने वाली है। कोई भी कानून हो अगर वो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्ट करना है कि सभी कंट्रीज़ को मानना पड़ेगा, चाहे वो उसको साइन करें या फिर बाद में रेटिफाई करें, उस लेवल पे जाने पे उसको एक इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए, कुछ कंट्रीज़ के द्वारा उसको रेटिफाई करना चाहिए। इस ट्रीटी को यहाँ पर एज ए इंटरनेशनल लॉ, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए मिनिमम 60 जो नंबर है कंट्रीज़ का वो रखा गया है कि वो इसको रेटिफाई करें, और जब ये रेटिफिकेशन हो जाएगा तब ये ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लॉ का जो दर्जा है वो पा लेगा। यानी कि अब ये लीगली यहाँ पर आप लोगों को मानना पड़ेगा जो भी इसको रेटिफाई करें प्लस साइन कर रहे हैं। तो ये थी ट्रीटी। मोस्टली इसका काम यही है कि इसको काम करना है, इसको जो पूरा का पूरा जो ये एरिया है मरीन का उसको सेव करना है, और उसके लिए इसने एक जो इसका काम है वो भी इसने किया हुआ है। जैसे कि इसने क्या किया हुआ है, इस ट्रीटी के अंदर यहाँ पर एक्चुअली के अंदर में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए हैं। ये जो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है ना, इसमें क्या किया गया है कि इसके अंतर्गत, जैसे आप लोगों ने लैंड के ऊपर नेशनल पार्क्स को देखा होगा, बहुत हाई उनकी सिक्योरिटी होती है, या फिर वाइल्ड लाइफ जो रिजर्व्स होते हैं, सेंचुरीज होती है, उनको देखा होगा, वो उसके जितना इनको दर्जा दिया जाएगा कि यहाँ का जो मरीन है ये उतना ही प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया। ऑलमोस्ट अभी तक ही इनको प्रोटेक्टेड एरियाज को छांटा गया है। पूरे के पूरे जो हाई सी है इसमें हम देखते हैं 18,200 ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया है जिसके अंदर एक तरीके की इकोलॉजी पाई जाती है। उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। उनसे हो सकता है कि वहाँ पे डाइवर्स लाइफ फॉर्म है जिनकी वजह से वो ह्यूमंस के लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। बहुत सारी जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऐसी मिल सकती है जिनसे ड्रग डिस्कवरी हो सकती है, यानी कि जो दवाइयों में इस्तेमाल होती है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से यहाँ पर इनको बनाया जा रहा है। 81% जो है ये टोटल ओशन के अंदर आती हैं एमपीए के, और लगभग जो 90% है टेरिटोरियल वाटर का, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि क्या किया गया, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया है। अच्छे से समझ में आ गया हुआ मेंस और प्रीलिम्स के लिए। अब आप आराम से इस पे कोई भी जो आपका क्वेश्चन आता है आराम से कर पाएंगे। कुछ फिर भी अगर डाउट रह गया हो तो टेलीग्राम ग्रुप में इसके नोट्स जो होंगे वो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के लिए भी वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आराम से आप इसको पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट जो है प्रीलिम्स के लिए ही है मोस्टली, वैसे तो मेंस में बहुत कम इस्तेमाल होगा तो शायद आप लोग कर सकते हैं अपने ऐसे वगैरह में, या किसी का एंथ्रोपोलॉजी वगैरह, बायोलॉजी वगैरह ऑप्शनल है तो वहाँ पर। फिलहाल देखते हैं कि ये स्टेटमेंट और ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है बात क्या कर रहा है। कि आपको चींटियाँ दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये चींटियाँ कर क्या रही हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? रीज़न इसलिए है क्योंकि ये जो चींटी आप देख रहे हैं कोई ऐसी आम चींटी नहीं है। क्या किया है इन्होंने, इनका नाम जो है वो है फ्लोरिडा कारपेंटर एंट्स। एंट आपको पता है चींटी होती है, और इन्होंने एम्प्यूटेशंस की हैं, और एम्प्यूटेशन भी कैसी, लाइफ सेविंग। एम्प्यूटेशन होती क्या है? एम्प्यूटेशन होता है किसी शरीर के अंग को या किसी भाग को काट कर उस शरीर से अलग कर देना। किसके ऊपर एम्प्यूटेशन कर रही है? अपनी ही दूसरी चींटी के ऊपर। आज तक ऐसा हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है किसी दूसरे एनिमल्स के अंदर जो इस एम्प्यूटेशन को करता है। हालांकि इंसान करते हैं, हमें पता है कल को आपके हाथ के ऊपर अगर चोट लग जाती है और अगर वो रिवर्स नहीं की जा सकती और अगर वो चोट आपकी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी ख़राब कर सकती है, तो डॉक्टर बोलेगा कि देखिए इस पार्ट का क्या करना चाहिए, हमें एम्प्यूट कर देना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो दूसरा पार्ट है बॉडी के वो सड़ने से बचा लेंगे और जितना कम नुकसान होगा वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो एम्प्यूटेशन जो है वो इंसान करते हैं, लेकिन चींटियों में और अदर एनिमल्स में भी पहली बार ये देखा गया है कि जो फ्लोरिडा कारपेंटर एंट्स है, ये देखिए ये चींटी जो है एज ए आप इसको डॉक्टर चींटी का नाम भी दे सकते हैं। ये क्या कर रही है कि एक दूसरी एंट है जिसकी लेग का यहाँ पर एम्प्यूटेशन किया गया है। क्या ये एक ही केस है? नहीं, बहुत सारे केसों को ऑब्जर्व किया। सबसे पहली बार तो ऐसा हुआ होगा ना कि साइंटिस्ट जब इस काम पे लगे तो उनको लगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हम देखते हैं यहाँ पर
कि उन्होंने काफ़ी सारे माइक्रो सिटी स्कैन्स किए और उसमें से देखा कि क्या ये अलग अलग एंड के ऊपर भी ऐसे ही काम करती है। तो बिल्कुल ये जो जर्नल एक छपा है करंट बायोलॉजी के अंदर में, वहाँ से हमें इसका पता चलता है। और ये लेग इंजरीज़ में मोस्टली ये काम करते हैं। अब ये ऐसा भी नहीं करते, मान लीजिए कोई चोट है जो इनको बिल्कुल यहाँ पर लगी, अब यहाँ से इन्फेक्शन इनके अंदर पूरे बॉडी में चला जाएगा, पूरी की पूरी जो एंट है उसकी डेथ हो सकती है। ये तभी एम्प्यूट करते हैं, तभी इस भाग को काटते हैं। अगर ये चोट यहाँ पर लगी है और इनको पता है कि वो इतनी डेडली नहीं है, तो वो उस भाग को बिल्कुल भी एम्प्यूट नहीं करती। यानी कि इनके अंदर कॉन्शियसनेस इतनी है कि इनको पता होता है कौन सी चोट ऐसी होगी जो इनको मार सकती है और कौन सी ऐसी है जो इनके लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। यानी कि उस भाग के, शरीर के उस भाग को काटना ज़रूरी नहीं है। काफ़ी बड़ी ये रिवोल्यूशन है। हम जब प्रकृति को आसपास के अंदर जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो उसके अंदर एक नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। जीएस पेपर 3 में आप इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो समझ सकते हैं। क्या आर्टिकल बोलता है, देखिए आर्टिकल ने क्या किया है ना कि आईआईटी मद्रास की एक टीम थी जो यहाँ पर काम कर रही थी वाटर के ऊपर। वाटर की यहाँ पर अलग अलग तरीके की ड्रॉपलेट्स होती हैं और उसी में से जो मैक्रो ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि बहुत छोटी होती है, जो आपने बूंदें अपनी देखी होंगी उसके भी यहाँ पर 10 गुना छोटी जो यहाँ पर रेन ड्रॉप होती है। एक रेन ड्रॉप जो आपने देखी है टिपिकल, एक बूंद आपने देखी है, उसकी 10 गुना से ज़्यादा छोटा जो साइज़ होता है वो हम देखते हैं माइक्रो ड्रॉपलेट कहलाता है। बल्कि ये उससे भी छोटा हो सकता है, 1000 ऑफ इस साइज हो सकता है। 1000 जितनी एक रेन ड्रॉप है उससे 1000 छोटा जब उसका आप साइज़ निकालेंगे तो वो भी यहाँ पर क्या आएगी, माइक्रो ड्रॉपलेट्स के अंदर में आएगी। मैक्रो नहीं है, क्या होना चाहिए, माइक्रो ड्रॉपलेट्स। ये जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स है, इतना छोटा इनका लेवल जब किया गया तो इससे निकाला गया कि ये जो होती है इनके अंदर इतनी पावर है कि ये क्या कर सकती है, टिपिकली ये यहाँ पर जो नैनो पार्टिकल मिनरल है वो बन सकती है। ये नैनो पार्टिकल के तरह काम करके, क्योंकि बहुत छोटी है और नैनो का मतलब ही क्या होता है, नैनो यानी कि बहुत छोटा, तो नैनो पार्टिकल बनकर जो मिनरल होते हैं उसको आपस में से काट सकती है, हटा सकती है। एक मिनरल है, कोई भी मिनरल आप दे दीजिए, पोटेशियम हम यहाँ पर लगाते हैं, उसको ये क्या करेगी, यहाँ पर बीच में से काट देगी। तो ये एक काम कर रही है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया है यहाँ पर रिसर्चर्स के द्वारा, और रिसर्चर्स ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू और क्या क्या पता लगाया वो अभी हमें समझना है। पहली बात तो यही है कि वाटर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो इतनी छोटी चीज़ है नहीं जितना हमें लगती है। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि देखिए वाटर जो होता है, खासकर जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होती हैं, अगर आप एक पानी की बाल्टी देखेंगे और उसमें उनके मॉलिक्यूल को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है कि वाटर क्या होता है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के जो 2 एटम होते हैं वो जुड़े होते हैं एक ऑक्सीजन के साथ में। अब क्या होता है कि जैसे ही ये टुकड़ों में कटती हैं तो क्या होगा कि ये जो H2O है इसमें से एक हाइड्रोजन इनसे अलग हो सकता है, तो क्या बचेगा, HO बच जाएगा, ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स बच जाएगी, और जो ये एक हाइड्रोजन है ये रह जाता है प्रोटीन के फॉर्म में, प्रोटोन के फॉर्म में। अब ये प्रोटोन बन के रह गया है तो ऐसे ही हिलता डुलता रहेगा। अब ये जो HO बन गया है तो इसके अंदर आयंस को अपने अंदर लेने की क्षमता हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये अपना बना सकता है। इसी वजह से क्या बोला जाता है कि पानी के पास होने पे कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को छूना नहीं चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो अच्छा कंडक्टर है, वो खुद में ही आयंस को अपने अंदर ले लेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है वो बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, पास हो सकता है आपकी बॉडी के थ्रू, या शायद जो करंट आपको नहीं भी लगता क्योंकि आप वाटर के अंदर है तो इस वजह से आपको वो करंट जो है ज़्यादा लगेगा। अब इसी का उल्टा होता है, आपने कुछ रबड़ का लिया है, रबड़ क्या करती है, अच्छा जो रोकने की चीज़ है, यानी करंट को अपने से नहीं होने देती है सर पास, तो आपने कोई रबड़ वगैरह की चप्पल्स वगैरह पहनी हुई है या स्नीकर्स वगैरह पहने हुए हैं तो आपको हो सकता है कि करंट ना लगे, बॉडी से पास भी हो जाए फिर भी ना लगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और ये कितनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं कि ये अपने आप में गुड कैरियर बन जाती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का भी, और इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकली खुद भी चार्ज हो सकती है। एक तरीका ये हो सकता है कि कुछ वाटर जो है वो एवोपोरेशन के थ्रू यहाँ से उड़ गया है और जो बचा हुआ वाटर का मॉलिक्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली टुगेदर पुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश होता है। और ये वाटर मॉलिक्यूल अपने आप में हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनको नेगेटिवली चार्ज कर देता है, जो कि कहलाता है OH, या फिर आप इसको HO भी बोल सकते हैं। OH जो होगा वो करेक्ट तरीके से हम इसको रखेंगे। और OH का मतलब ही क्या होगा, OH का मीनिंग होता है यहाँ पर हाइड्रो ऑक्साइल आयन। तो
तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन जो है वो इससे बन सकता है। खैर ये एक अच्छी जो थी हमारे लिए न्यूज़ थी समझने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है इकोनॉमी पेज से, दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहली बताती है इनफ्लो इनटू इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स रोज 17%, ऑल टाइम हाई ऑफ 40,600 करोड़ इन जून। देखिए जून के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी वगैरह, आप अगर जीएस पेपर 3 पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को शेयर मार्केट भी पढ़नी होती है, राइट। इकोनॉमी का जो पूरा का पूरा पेपर है तो शेयर मार्केट पढ़नी होती है। शेयर मार्केट के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट होती है, शेयर मार्केट होती है, उसी में म्यूचुअली फंड्स होते हैं, उसी के अंदर SIPs होती हैं, सिस्टमेटिक जो आपकी बार बार डेली के तो नहीं प्लान्स होते हैं, हो सकता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये महीने का हो, किसी का वीक का हो, कैसे भी हो बेसिकली, राइट। तो ये सब आपको जो फुल फॉर्म्स वगैरह हैं इनकी या फिर ये चीज़ है क्या वो तो समझना पड़ेगा फिलहाल, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो ऐसा नहीं समझाया जाता है, ये सब आपको स्टैटिक से समझना होता है। तो SIP मैंने समझाई दी है कि क्या होता है। वीकली आपने एक सिस्टम लगा दिया है कि हमारा 10 दिन में 15 दिन में इतने पैसे जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, इस शेयर के अंदर या फिर इस म्यूचुअल फंड के अंदर चले जाएंगे। दूसरा, म्यूचुअल फंड्स आपने ले लिया, सिक्योरिटी आप लोग लेते हैं, राइट, बॉन्ड्स यहाँ पर आते हैं। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो शेयर मार्केट के अंदर आप लोगों को समझनी होती है, पढ़नी होती है। फिलहाल क्या हुआ है कि जो इक्विटी मार्केट है, इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो है वो 17% से बढ़ गई है, लगभग 40,000 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा हम देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा तेज़ी से वो बढ़ी है। मई में लगभग ये 34,697 करोड़ की थी। और ये डाटा जो हमें मिल रहा है ये मिल रहा है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया से। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जो है वो बताती है कि ये 40वां महीना है जिसके अंदर इक्विटी की जो फंड स्कीम्स है वो क्या हो रही हैं, पॉजिटिव आ रही है, यानी कि हर महीने लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेट अमाउंट की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है आज के समय पे इंडिया में 60 लाख करोड़ की हो चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 2024 के अंदर 30 जून को वो 61.16 लाख करोड़ की बन चुकी है, यानी कि 1 लाख करोड़ जो वो है वो क्रॉस कर चुकी है। तो काफ़ी बड़ा ये हमारे लिए नंबर था, इसलिए जानना ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ठीक है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो रही है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ रहा है। इसी का एक दूसरा भाग है जो बता रहा है कि कैसे RBI की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जो बताती है एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो कि काम होता है, तो काम जो होता है, एम्प्लॉयमेंट जो होता है, किसी को मिलने के लिए जॉब वगैरह हो सकता है, रोज़गार आप इसको हिंदी में बोल सकते हो, ये 6% से बढ़ा है। अगर 2023-24 का आप डाटा देखेंगे तो उसके अंदर 2022-23 में ये 6% कम था एज़ कम्पेयर टू 2023-24 के, राइट। अब ये कब आया है, देखिए अभी कुछ ऐसा था कि फ्यू डेज़ के बाद ही आया है। एक सिटी ग्रुप नाम से रिसर्च रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें कह रहे थे कि इंडिया के लिए अगर 7% से भी हमारा ग्रोथ रेट चल रही है GDP वगैरह की और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, फिर भी इंडिया को बहुत स्ट्रगल होगा सफिशेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने में। पॉपुलेशन इंडिया की वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर रोज़गार को लेकर आना इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। तो उसी बिहाफ पे रिपोर्ट आई। RBI ने कुछ दिन के बाद में अभी जो अपनी रिपोर्ट दी है इसमें बताते हैं कि इंडिया के अंदर यहाँ पर 4.67 करोड़ जो है वर्कफोर्स वो बढ़ चुकी है। तो आपको ये 6% बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन कंपैरिजन कीजिए, देखिए जो डाटा है, जो 59.67 करोड़ ऐसी जॉब्स थी या वर्क प्लेस थे जिस पे लोग काम कर रहे थे, वो बढ़कर अभी साल में 64.33 करोड़ तक यहाँ पर हो गई है। तो काफ़ी अमाउंट ऑफ जो पीपल हैं वो क्या है, उनको वर्कफोर्स मिला है लार्जली। यही यहाँ पर एक रिपोर्ट थी, लेबर मिनिस्ट्री का भी यही रिपोर्ट है, दिखाते हैं कि कैसे जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है अगेन हम देखेंगे यहाँ पर GS पेपर 2 के अंदर भी कि कैसे एक ड्राफ्ट बिल लेकर आया जा रहा है, कंपटीशन बिल। GS पेपर 3 के अंदर भी क्या कहता है, चलिए समझते हैं। आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है डिजिटल कंपटीशन बिल की। कंपटीशन होता क्या है, डिजिटल कंपटीशन क्या है, हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल देखेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपटीशन। कंपटीशन होता है दो लोगों के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा होनी, राइट। अब वो कंपटीशन कहीं पे भी करवाया जा सकता है, हो सकता है आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा हो,
हो सकता है आपके किसी कॉलेज में हो रहा है, डिबेट कंपटीशन हो रहा हो, कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा हो। तो ये जो कंपटीशन होते हैं इनके कुछ निर्धारित नियम होते हैं, कानून होते हैं कि यहाँ पर जो पहले आप इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे तो वो फर्स्ट आ जाएगा। कुछ रूल्स हैं, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं ताकि सबको एक सामान्य जो अधिकार है, एक जो फेयर तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से काम करने का या उस कंपटीशन में भाग लेने का मौका भी मिले और जो भाग ले रहे हैं उनके साथ में कुछ भी अन्यायपूर्ण ना हो। राइट, यही होता है कंपटीशन का मतलब। यूजुअल सेंस में आप लोग इसको इतना समझ पा रहे होंगे। जब अब हम आते हैं डिजिटल कंपटीशन के ऊपर, तब हम आ जाते हैं कॉरपोरेट अफेयर के अंदर। कॉरपोरेट अफेयर किसका होता है, यानी कि कोई भी जो ऑब्वियसली इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर इन पे काम करेगी। बिल्कुल सही, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के द्वारा, MCA के द्वारा ही यहाँ पर क्या किया गया है, इस ड्राफ्ट बिल को लेकर आया गया है। अब ये ड्राफ्ट बिल जो होने वाला है वो होने वाला है डिजिटल कंपटीशन लॉ के ऊपर। डिजिटल कंपटीशन लॉ क्या हो गया कि डिजिटली बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या अलग अलग जैसे और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो क्या है, डिजिटली अवेलेबल है। अब इनके बीच में कंपटीशन तो है ही, क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल वहाँ पर जा रहे हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल जो पूरे के पूरे मान लीजिए 100 ही यहाँ पर लोग हैं और कोई 10 लोग हैं जो किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, कोई 5 लोग हैं किसी के ऊपर है। तो इन सब में कॉम्पिटिशन चल रहा है। सब चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पैसा आए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन कोई इस काम को करने के लिए गलत तरीके से इसका कोई फ़ायदा ना उठा ले। हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। उनका मन करता है कि वो कुछ चीटिंग कर जाते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। स्पोर्ट्स पे वापस चले जाइए, आपकी 10 किलोमीटर की रनिंग की एक कंपटीशन हो रहा है, उसके अंदर एक इंसान है जो आराम से भाग रहा है, पूरे रूल्स को मांग रहा है कि आपको बीच में रुकना नहीं है। आपको अगर आप बीच में रुकेंगे भी, चलिए रुक भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, जो पहले रस्सी को वहाँ पर जाकर जो रिबन होता है उसको वो सबसे पहले टच करेगा, वो क्या होगा, फर्स्ट माना जाएगा। इसी कंपटीशन के बीच में एक क्या करता है कि वो 10 किलोमीटर ना भाग के 1 किलोमीटर भाग के बाइक के ऊपर बैठ के और वहाँ पर रिबन को क्रॉस करके कहता है मैं फर्स्ट आ गया। ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक कानून ये भी था कि, या एक रूल ये भी बनाया गया था, कानून गलत चीज़ है, नियम, एक नियम ये बनाया गया था उस कंपटीशन के अंदर कि नहीं, सबको अपने पैरों पे भाग के आना पड़ेगा, किसी दूसरी चीज़ का आप सहारा नहीं ले सकते हो। लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर डिजिटली अभी एकदम से रेवोल्यूशन हम देख रहे हैं, ऐसे हमारे पास कोई कानून नहीं है, इंडस्ट्रियल हमारे पास है, राइट। तो कंपटीशन अलग अलग जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे ही होता है। उन सब के लिए हमने बनाया हुआ है, टेलीकॉम के लिए बनाया हुआ है, इंडस्ट्री के लिए बनाए हुए, लेकिन डिजिटली क्योंकि नहीं थे, उसमें क्या हो सकता है कि कोई ऐसे ही चीटिंग छोटी मोटी करके लूप होल्स निकाल के क्या कर सकता है, अपने आप को ज़्यादा फायदा गेन करवा सकता है, जो कि दूसरों के लिए अन्यायपूर्ण होगा, अनफेयर होगा। उसी चीज़ को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है, डिजिटल कंपटीशन बिल लेके आया जा रहा है। अब ये जो कंपनीज एक्ट है 2002, उसके तहत पे कानून बनाया गया था कि जैसे ही कंपटीशन होगा, ऑब्वियसली होता है हर जगह पे, तो उस कंपटीशन को रोकने के लिए प्रैक्टिसेस बनाई जाएंगी, लेजिस्लेशन बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा। उसी के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया गया। CCI यहाँ पर काम करता है, जो कि एडमिनिस्टर करता है कि कितना कॉम्पिटिशन है, किस किस इंडस्ट्री में कैसे वो काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2 टर्म आती है, एक टर्म आती है आपकी जो कि होती है यहाँ पर एक्स पोस्ट, और दूसरी टर्म होती है यहाँ पर ex-ante। तो ex-ante जो है, अब ये ड्राफ्ट कह रहा है कि हमको ex-ante की तरफ काम करना होगा। एक्स पोस्ट का क्या मतलब है, देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, देखेगा सबसे पहले यहाँ पर 4 लोग 10 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं, उनमें से एक ने गड़बड़ कर दी, उसने बाइक का सहारा ले लिया, वो बाइक पे बैठ गया। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आए, उन्होंने क्योंकि गड़बड़ कर दी है, वो उसको पकड़ कर ले लेंगे, रद्द कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे कि चलिए आप हट गए, 3 लोग बचे, आप लोग रनिंग करें, या 30 लोग बचे हैं, जितने भी लोग उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अब हम ex-ante को समझते हैं, एक्स पोस्ट यानी कि कुछ होने के बाद में, जब कुछ गड़बड़ हो जाएगी तभी यहाँ पर ये काम जो होगा लागू होगा। एंटी का मतलब होता है, जो कि आज तक केवल और केवल यूरोपियन यूनियन का जो डिजिटल यहाँ पर कंपटीशन बिल बनाया गया वहाँ पर इस्तेमाल होता है और वर्ल्ड में कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि आप कुछ गलत होने से पहले ही उसको रोकोगे,
रोकोगे कैसे? आप किसी को सज़ा कब दी जाती है? जब किसी ने कुछ गलत किया हो। तो सज़ा तो ऐसे नहीं दे सकते हो ना किसी को भी, कोई कुछ गलत किया नहीं है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। रीज़न इसके अलग अलग बताए गए हैं। पहला रीज़न यही बताया गया है कि डिजिटल जो कंपटीशन या डिजिटल जो दुनिया हम देख रहे हैं वो बहुत ही फास्ट है। उसमें ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ही फास्टली, जब तक आप टाइम पूर्ण तरीके से पोस्ट में जाकर आप आराम से उसके ऊपर कुछ करते, प्रैक्टिस करते, तब तक वो काम करके निकल भी चुका होगा वहाँ से और अपने एविडेंस वगैरह भी मिटा चुका होगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या करना है कि एक्स एंटी तरीके से हमें कानून बनाना है कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए। अनयूजुअल है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो इसके ऊपर काम हो सकता है। तो अभी खैर हम देखेंगे कि ऐसे क्या क्या जो ड्राफ्ट के अंदर चीज़ें आएंगी या एक्ट जब ये बनेगा तो क्या क्या इसके अंदर आएगा वो हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ऑन रिड्यूसिंग टेरिफ फॉर स्मार्टफोन कंपोनेंट्स। देखिए स्मार्टफोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कोई भी चीज़ हो सकती है। आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर जो कैमरा है वो उसका एक कंपोनेंट होता है, उसके अंदर एक माइक लगा होगा, स्पीकर लगा होगा, ये सारी चीज़ उसके अलग अलग भाग है, कंपोनेंट है। उसके टैरिफ क्या होता है? टैक्स जो लिया जाता है। टैरिफ क्या होगा? जो कि इंटरनेशनल आप कहीं से किसी चीज़ को इम्पोर्ट करवा रहे हो तो हर कंट्री को, क्योंकि आप उनकी कंट्री में किसी चीज़ को लेकर आ रहे हो, वो आपसे कुछ परसेंटेज ऑफ टैरिफ चार्ज करती हैं ताकि उनको भी इसमें फ़ायदा हो। और आप लेकर आ रहे हो तो ठीक है, आपका भी फ़ायदा होगा, आपके लिए मार्केट जो होगी वो बड़ी होगी, आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगेन आर्टिकल इसी लिहाज से आप लोग समझ ही गए होंगे कि जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिलहाल हम देखेंगे कि ये जो स्मार्टफोन के ऊपर टैरिफ लगाया गया था इंडिया में, वो लगाया गया था 8% का, 8% का। इसको कम करने की बात कर रहा है। सोचिए ज़रा कौन कर रहे होंगे? हो सकता है इंटरनेशनल कोई लोग करेंगे? नहीं, यहाँ पर कम करने की बात की जा रही है इंडियन सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के द्वारा। ये ऐसी एसोसिएशन है जो इंडिया के अंदर इंडस्ट्री बॉडी है, मोबाइल को रिप्रेजेंट करती है, जो अदर इलेक्ट्रॉनिक असेंबली होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उनके ऊपर ये काम करती है। लेकिन ये क्यों कम करवाना चाहती है इम्पोर्ट को? हम तो आजकल ऑब्वियसली काम कर रहे हैं ना कि हमको इंडिजीनियस काम करना है, डोमेस्टिक लेवल पे अपने आप को ऊपर उठाना है, आत्मनिर्भर बनना है, राइट? तो जब हम आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं तो फिर हम ये गड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? क्यों चाहती है इंडियन जो यहाँ पर सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है, वाई शी वॉन्ट्स, क्यों चाहती है? अब ये एसोसिएशन इसी वजह से चाहती है क्योंकि एक तो देखिए टैरिफ अगर कम होगा, टैक्स अगर कम होगा, कोई चीज़ यहाँ पर कंपोनेंट था 100 रुपये का, आसान से एग्जांपल है, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, वो आ रही थी इंडिया में, 8% उसके ऊपर टैक्स ले लिया गया, वो चीज़ यहाँ पर कितनी पड़ रही है? 108 रुपये की पड़ रही है। अब कोई उसको लगाएगा भी, लगाने के हो सकता है वो 2 रुपये लेगा, तो ये चीज़ पड़ गई 110 रुपये की। अब ये 110 रुपये की होगी तो मार्केट में 110 रुपये के हिसाब से बेची जाएगी। 110 रुपये हो सकता है कि लोगों को महंगी लगे, उतना सस्ता ना मिले। कोई उसका जो कॉम्पिटिटर है या जो कोई और ग्लोबल ब्रांड है वो क्या कर सकता है कि उसको कम पैसे में खरीद दिखा सकता है। तो हो सकता है कि हम लोग क्या करें कि डायरेक्ट पूरा का पूरा जो बना हुआ ही फ़ोन है, फॉर एग्जांपल एक सैमसंग का फ़ोन है यहाँ पर, एक हम देखते हैं लावा का, लावा है जो इंडिया में बनता है, सैमसंग है जो इंडिया में नहीं बन रहा है। अब ये फ़ोन प्रोवाइड करवा रहा है 107 रुपये में, लावा क्योंकि इसको टैरिफ वगैरह करके खुद ही यहाँ पर असेंबल करना पड़ रहा है, हर पार्ट को बना रहा है, वो प्रोवाइड करवा पा रहा है 110 रुपये में। तो 110 रुपये वाला डोमेस्टिक फ़ोन ही नहीं बिकेगा क्योंकि कस्टमर को क्या चाहिए? सस्ती चीज़ चाहिए, तो वो वही लेगा, राइट? तो ये एक प्रॉब्लम हो रही है कि महंगाई की वजह से टैरिफ कट्स को करवाया जा रहा है। दूसरी चीज़ कि हम उनको यहाँ पे इंडिया में क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि देखिए मोस्टली जो टैरिफ कम करने की बात हो रही है ना, वो की जा रही है ऐसे कंपोनेंट्स पे जो इंडिया में ज़्यादा नहीं बनते हैं। और इंडिया में ज़्यादा ना बनने का कारण यही हो सकता है कि एलईडी लाइट्स वगैरह कुछ चीज़ें कि हमारे पास हो सकता है कि नेचुरल रिसोर्स उनको बनाने के लिए इतने ना हो, अब नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर ग्लोबल अगर ब्रांड्स के साथ में हमें कंपेयर रहना तो सबसे अच्छी जो चीज़ है, हो सकता है हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ना हो कि हम उस बेस्ट लेवल का जो सैमसंग यहाँ पर लगा रहा है वो लावा में इंडिया में से लगा कर ना लेकर आ पाए उतना अच्छा। तो ये चीज़ है कि ग्लोबल ब्रांड के साथ में अगर इंडिया को टक्कर में रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? टक्कर में रहने के लिए यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखना पड़ेगा, अपने अंदर भी जो फ़ोन वगैरह उसकी क्वालिटी बेहतर तरीके से करनी पड़ेगी।
पड़ेगी। इवन अगर मैं आपको इंडिया का डाटा बताऊं तो देखिए इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मोबाइल्स की, वो यहाँ पर 5वें नंबर पे आ चुकी है कि हम 5 जो चीज़ें इंडिया से बाहर भेजते हैं उनमें से 5th जो है वो फ़ोन है। इतने ज़्यादा फ़ोन हम अब इंडिया में बनाकर असेंबल कर कर बाहर भेजते हैं। इवन आईफोन की भी आप लोगों ने देखा होगा कि असेंबल करने के लिए इंडिया के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाओ। कभी अगर 2015 की अगर आप देखेंगे तो ये रैंक जो होती थी वो 178th नंबर पे होती थी। तो हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें काम किया है, वो पिछले कुछ 10 सालों का ही डाटा हमें बता रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए कि देखिए जब चाइना ने भी शुरुआत की थी ना, अभी फ़िलहाल चाइना और जो वियतनाम है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो मोबाइल की मार्केट है उसको कैप्चर करे हुए हैं और इंडिया को उनके साथ में टक्कर करनी है। लेकिन जब चाइना भी शुरुआत कर रहा था तो वो केवल 3.5% ही जो फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल करता था और उसको बढ़ा पा रहा था, भेज पा रहा था। आज के समय पे उसकी जो मार्केट के ऊपर कैप्चर है वो 20% से ज़्यादा है वर्ल्ड के अंदर। तो इंडिया को भी यही काम करना चाहिए और इसी वजह से टैरिफ जो कम करने की स्टोरी है वो पूरी की पूरी इसके पीछे हमें दिखाई दे रही है। लास्ट आर्टिकल के ऊपर हम पहुंच चुके हैं जो कि है द डेस्परेट नेबर के नाम से, लिखा गया है शरद सब्रवाल की तरफ से। एडिटोरियल ये है, शरद सब्रवाल जी जो थे वो इंडिया के हाई कमिश्नर रह चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये बताते हैं कि देखिए कैसे अभी एक दुर्घटना हुई जिसमें हमारे 7 जो सिक्योरिटी के यहाँ पर पर्सनल थे उनकी जम्मू कश्मीर के अंदर डेथ हो जाती है, काथवा के अंदर। क्यों हो जाती है? रीज़न यही होता है कि यहाँ पर टेररिस्ट हम देखते हैं कि क्या हो रही है, भिड़ंत हो रही है। और ये जो टेररिस्ट भिड़ंत हो रही है इसके अंदर में हमारे जो सोल्जर्स हैं वो उनके साथ में लड़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों से बैक टू बैक टेरर अटैक हो रहे हैं। जून में भी काफ़ी सारे टेरर अटैक हमें दिखाई दिए, हालांकि बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट 4 टेरर अटैक तो हमने जून के महीने के अंदर भी देखे थे। तो जब हम इसके गहराइयों में जाते हैं तो हमें थोड़ा सा समझ में आता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर रिपोर्ट की गई है कि पाकिस्तान जो है उसका इसके अंदर कुछ न कुछ हाथ ज़रूर है। पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? पाकिस्तान पिछले 40-50 सालों से ऐसा ही कर रहा है। पाकिस्तान क्या चाहता है कि जड़ से हमें हमारी जो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी है उसको ख़राब करे। पिछले 40 सालों से कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के साथ में कि उनके साथ में मिलकर म्यूचुअली हम इस जो मुद्दा है उसके ऊपर काम करें, लेकिन स्टिल हमारी कोई भी कोशिश अभी तक अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि ये इंसिडेंट अभी भी हो रहे हैं। अब ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ऑब्वियसली एक तो जलता है, ऊपर से अपने चीज़ें बताता है कि हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, कश्मीर हमारा है, ये हमारा लैंड मास है, इस तरीके से करता है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अभी फ़िलहाल में। पॉलिटिक्स आप देख पाएंगे कैसे 2-3 सालों के अंदर में वहाँ पर इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी। तीसरा, हम देखेंगे कि जैसे ही इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, कश्मीर को यहाँ पर लेकर आया, और पाकिस्तान जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाता है और यूएन में जाकर बोलता है तो वहाँ पर भी इंडिया के खिलाफ में कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया का पर्सनल मैटर था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही उसके बारे में लिखा हुआ था, तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसकी वो वहाँ पर काम नहीं चली। जब ये सब नहीं होता है तो वो क्या कर रहा है? टेरर्स को यहाँ पर लेकर आ रहा है। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो वो बहुत पहले ही एक स्टेटमेंट जो थे वो दे चुके थे, जो है कि यहाँ पर टेरर्स एंड जो टॉक्स है यानी कि आतंकवाद और जो बातचीत है वो कभी भी एक साथ नहीं रह सकती है, एक साथ काम नहीं कर सकती है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम तो लड़ाई भी करेंगे, टेररिज्म भी फैलाएंगे। अगर यही होगा तो बातचीत यानी कि शांति और टेरर तो एक साथ नहीं आ सकता है ना। और जब ये एक साथ आ ही नहीं सकता है तो फिर बातें कैसी करनी। 2017 में ही ये स्टेटमेंट सामने आई थी जो अब लोगों को समझ में आनी शुरू हो गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि कैसे पाकिस्तान को यहाँ पर ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था। कई सालों से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और 2022 में ही ग्रे लिस्ट से बाहर आता है, यानी कि ये माना गया कि ठीक है अब ये जो टेररिज्म है उसके लिए सेफ हेवन नहीं है, काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी ये अपनी चीज़ों से बाज तो बिल्कुल भी आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसी वजह से जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शरद सब्रवाल जी की, वो कहते हैं कि देखिए काफ़ी सारे स्टेप लिए जा सकते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने एक सोल्यूशन दिया था पाकिस्तान की ईयर ओल्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जो नई आ रही हैं उनके इश्यूज़ पे फोकस करना चाहिए। अभी हमें यही देखना होगा कि हमारी गवर्नमेंट इसमें क्या क्या
एक्शन लेती हैं, क्या क्या बातें करती हैं। कंटिन्यू का जो ये पाकिस्तान का टेरर है, इसको फेस करने के लिए हम हमारी जो काउंटर टेरर मशीनरी है उसको कितना स्ट्रेंथन करते हैं, और करना भी चाहिए। हम एक प्यूनिटिव अप्रोच लेकर आनी पड़ेगी, जो ऑब्वियस आंसर होगा कि हम ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ ही रख कर बैठे रहें। हमें भी इंटरनेशनल फोरम पे जाकर दिखाना चाहिए, हमें भी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क है उसके पास में जाना चाहिए, FTA के पास में उनको बताना चाहिए कि देखिए आप लोगों ने इसको ग्रे लिस्ट से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन फिर भी अभी भी इनका हाथ है। तो ये सारी चीज़ें करने से पाकिस्तानी जो थ्रेट होगा उससे डील किया जा सकता है। एफर्ट्स हमें लाने पड़ेंगे, हमारी डिप्लोमेसी के अंदर भी, हमारे इंटरनेशनल पावर के अंदर भी मल्टीपल इंटरनल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको यहाँ पर लेकर चलना पड़ेगा। खास करके जो वेस्टर्न फ्रंटियर के अंदर हमारी दिखाई देती है, जहाँ से पाकिस्तान जो है वो हमें दिखा रहा है। तो ये सब हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। फिलहाल आज का हमारा न्यूज़पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आया होगा आशा करती हूँ। और कल फिर से मिलेंगे सुबह 5 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।